हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट और उसका यूनिट 1 का 1.4 ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक पोइट्री है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। बहुत ही फेमस पोएम है। इस पूरे पोएम को मैं एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आपको वार्मिंग अप एक्सरसाइज करवाऊंगी, फिर उसके बाद पोएम एक्सप्लेनेशन करूंगी जिसमें मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच भी बताऊंगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स और डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है कि प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। तो सबसे पहला है हमारा वार्मिंग अप एक्सरसाइज। वार्मिंग अप एक्सरसाइज में पहला पेयर वर्क है। पेयर वर्क जो आप क्लास में कर सकते हो। हम डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेयर अप विथ योर पार्टनर एंड नेम दोज गिवन बिलो ऑल ऑफ द अंडर। यानी अभी हमें अपने पार्टनर के साथ पैर करना है। पार्टनर के साथ आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ पैर कर सकते हो। मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ। द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, हमारे जो 7 वंडर्स है वर्ल्ड के, वो है, आप लिख सकते हो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू, देन माचू पिच्चू, चिजेन इट्जा, द रोमन कोलोसियम, द ताजमहल एंड पेट्रा। ये सभी आपके 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। द 7 कॉन्टिनेंट्स, और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप गूगल कर सकते हो। द 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स में हमारा आ जाता है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका। ओके, द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो हमें पता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। द 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक, सारे गामा पधा नी, ये हमारे 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक हो गए हैं। और द 7 सीज ऑफ द वर्ल्ड, लास्ट में हमारे पास है 7 सीज ऑफ द वर्ल्ड। तो 7 सीज ऑफ द वर्ल्ड में आर्टिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। तो ये हमारे 7 सीज ऑफ द वर्ल्ड हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, लाइफ इज ऑफन कंपेयर टू मेनी थिंग्स, राइट डाउन 7 थिंग्स दैट लाइफ कैन बी कंपेयर टू एंड जस्टिफाई द कंपेरिजन फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे एक तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी के कंपेरिजन्स मैं आपको दूंगी। लाइफ इज अ कीबोर्ड बिकॉज इफ यू प्रेस द राइट कीज यू हैव टाइप्ड अ गुड डेस्टिनी। तो बाकी का जो है, ये जो मैंने आपको दिए हैं वो किसी भी डाइजेस्ट वगैरह का नहीं है, ये मेरे ओन के बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला है लाइफ इज अ स्टोरी बिकॉज द मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स इट गेट द मोर इंटरेस्टिंग इट बिकम्स। ठीक है। सेकेंड में लाइफ इज अ पजल बिकॉज यू कीप फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग सोल्यूशंस फॉर द सेम। तीसरा है हमारा नेक्स्ट, लाइफ इज अ रिवर एज इट कीप्स फ्लोइंग एंड नेवर स्टॉप्स। नेक्स्ट वन, ई में हम लिख सकते हैं लाइफ इज अ गेम एज इट फेसेस विंस एंड लॉसेस एट एवरी स्टेप। देन नेक्स्ट एफ में लाइफ इज अ जंगल, द मोर डीपर यू गो द मोर डार्क और डेंस इट बिकम्स। देन लास्ट में जी में हम आ जाते हैं, लाइफ इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, लिव इट। तो ये मैंने आपको सारे कंपैरिजन दे दिए हैं, और भी कई सारे कंपैरिजन है, आप चाहो तो खुद के भी लिख सकते हो और चाहो तो मैंने जो दिए हैं वो भी लिख सकते हो। तो अब अगला हमारा वार्मिंग अप एक्सरसाइज है लास्ट, मैच द अप्रोक्सीमेट एजेस विद द स्टेजेस। तो सबसे पहला जो बर्थ टू 2 years है, ये हमारा आ जाता है डी में, बॉयहुड या इन्फेंसी। देन 3 years to 12 years ये हमारा आ जाता है चाइल्डहुड। देन 13 years to 17 years ये हमारा आ जाता है टीनेज और एडोलसेंस। 18 years to about 44 years ये हमारा आ जाता है एडल्टहुड। फिर अबाउट 45 years to 60 years ये हमारा आ जाता है मिडिल एज। 65 years अप टू 70 to 80 years ये हमारा आ जाता है सीनियर सिटीजन और एल्डरली पर्सन। एंड अबाउट 80 years में आ जाता है ओल्ड एज या सेकेंड चाइल्डहुड। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। विलियम शेक्सपियर, बॉर्न इन द ईयर 1564 एंड डाइड इन द ईयर 1616, वो एक इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइट, एक्टर भी थे, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में उनसे बड़ा राइटर और कोई हुआ ही नहीं है। और वर्ल्ड के वो प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट भी है, यानी कि जितने प्लेस उनके प्ले किए जाते हैं, उनके लिखे हुए प्लेस को जो प्ले किए जाते हैं, उतने किसी के भी प्लेस नहीं प्ले किए जाते हैं। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोएट, इंग्लैंड के नेशनल पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं, एंड द बार्ड ऑफ एवन भी जाने जाते हैं। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट
उनकी एक जो प्ले उन्होंने जो लिखा है एज यू लाइक इट, उसके अंदर ये एक कैरेक्टर है जैकस करके, ट्रैवलर होता है जो, और वो ये एज यू लाइक इट में ये वाला गाना ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज वो गा रहा है, वो ये पोएट्री गा रहा है। ये एक मोनोलॉग है, कंप्लीटली वो ही गा रहा है। और इस पोएम में हियर ही कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इनेक्टेड। और इस पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज माना जाता है, और यहाँ पे ह्यूमन लाइफ का ड्रामा जो है, ह्यूमन लाइफ किस तरह से शुरू होती है, किस तरह से एंड होती है, उसके बारे में ड्रामा के रूप में बताया गया है। तो मॉरल जो हम बोल सकते हैं, या फिर सेंट्रल आइडिया जो हम बोल सकते हैं, वो ये है कि शेक्सपियर ने लाइफ को स्टेज के साथ कंपेयर किया है। उन्होंने हमारी लाइफ को 7 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें हर स्टेज की अपनी खुद की क्वालिटीज है, उस खुद के फीचर्स हैं। और ये जो थीम है इस पोएम का, वो एक साइकिल ऑफ लाइफ के रूप में बताया गया है। और ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक इंसान अपनी लाइफ की शुरुआत करता है एज एन इन्फेंट, मतलब जब बच्चा पैदा होता है एज एन इन्फेंट, कितना हेल्पलेस होता है, कुछ उसे समझ नहीं आता है, एकदम इनोसेंस होता है। और जैसे वो पैदा होता है, जो उसके क्वालिटीज है, बिल्कुल उसी तरीके से जब वो एकदम ओल्ड एज में पहुंच जाता है, 80+ में पहुंच जाता है, तो वापस से बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन सिचुएशन उसकी हो जाती है। मतलब उस वक्त भी उसे कुछ समझ नहीं आता है, कॉन्शियसनेस नहीं रहता है आसपास में क्या हो रहा है। इंसान को दांत नहीं होते हैं उस वक्त, चल फिर नहीं सकते, एकदम बच्चों की तरह उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो ये साइकिल ऑफ लाइफ है, जैसे उनकी लाइफ की शुरुआत होती है बिल्कुल वैसे ही उनकी लाइफ की एंड भी होती है। तो इस पूरी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है 7 स्टेजेस में। हर स्टेज का अपना खुद का एक कैरेक्टर है, फीचर है। सबसे पहले मैं आपको ये पूरी पोइट्री एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद में मैं आपको इसके फिगर्स ऑफ स्पीच वापस से बताऊंगी स्टार्ट टू एंड। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन merely प्लेयर्स। तो ये दोनों लाइन जो है मेटाफर है, ये पूरी पोएम ही एक्चुअली मेटाफोरिकल है। तो यहाँ पर ये बता रहा है, पोएट जो बता रहा है कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक स्टेज के समान है, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन merely प्लेयर्स, और जितने भी मेन एंड वुमेन है वो प्लेयर्स है। प्लेयर्स मतलब कैरेक्टर्स, उस स्टेज पे जो भी ड्रामा कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, वो कैरेक्टर्स। तो जितने भी मेन एंड वुमेन है वो सारे ये कैरेक्टर्स है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, और ये सभी जो कैरेक्टर्स है उनका बर्थ और डेथ खुद का अपना अलग होता है। एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, ये इन्वर्जन भी हुआ है सेंटेंस। दे हैव देयर एंड एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, एग्जिट्स मतलब डेथ और एंट्रेंसेस मतलब बर्थ। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक इंसान जब वो जन्म लेता है तो वो अपने लाइफ में कई सारे कैरेक्टर्स प्ले करता है, कई सारे कैरेक्टर रोल्स प्ले करता है। अब ये कई सारे कैरेक्टर रोल प्ले करने से मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल बता देती हूँ। अगर आप आपके मम्मी या पापा की बात करते हो, तो समझो मम्मी की बात ले रहे हैं, तो मम्मी जो है आपके लिए आपकी मम्मी है, लेकिन आपके नाना नानी के लिए तो वो उनकी बेटी हो गई। अगर आपके मामा है तो आपकी मम्मी उनके लिए उनकी सिस्टर हो गई, राइट। और अगर आपके मामा के बच्चे हैं तो आपकी मम्मी उनके लिए बुआ हो गई है, ठीक है। आपकी मम्मी की कोई सिस्टर्स भी हो गई है तो उनके लिए वो सिस्टर हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है एक ही इंसान एक ही टाइम में प्ले कर सकता है। जैसे कि आप खुद भी समझो, आप अगर किसी के भाई हो, बहन हो, किसी के कजिन लगते हो, किसी के फ्रेंड लगते हो, है ना, तो किसी के बेटे हो, किसी के बच्चे हो, तो बहुत सारे आप कैरेक्टर्स एक ही साथ में एक टाइम पे प्ले कर सकते हो। वैसे ही फादर के लिए भी बोल सकते हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मामा हैं, ऐसे कर सकते हैं हम। तो बहुत सारे हो। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, मतलब अपने समय में एक ही आदमी बहुत सारे पार्ट्स प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और ये जो उसका पार्ट है ना, जो उसका एक्ट है, जो इंसान आया है, जन्म लिया है जिसने, तो वो एक पूरा एक्ट अपना लाइफ पूरा जो है ना अपना प्ले कर रहा है एक्ट, और उस एक्ट में वो 7 अलग अलग एजेस का रोल प्ले कर रहा है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, तो सबसे पहला रोल उसका क्या है, द इन्फेंट का, जो जब बच्चा पैदा होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, म्यूलिंग मतलब रोना, कमजोर आवाज होती ना रोने जैसी, सभी ने छोटे बच्चों की रोने की आवाज सुनी होगी। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, प्यूकिंग मतलब अब छोटे बच्चे जो होते हैं कि उनको कुछ भी खिलाते पिलाते हैं, थोड़ी देर में वापस वॉमिट कर देते हैं, वही चीज बाहर निकाल देते हैं, तो उसे कहते हैं प्यूकिंग, दैट इज रिमूविंग फूड एंड स्टफ फ्रॉम द माउथ।
इन द नर्सेज आर्म, नर्सेज आर्म मतलब जो भी उनकी केयर कर रहा है, संभाल रहा है, उनके हाथ में वो उल्टी कर देते हैं छोटे बच्चे। तो पहला एक्ट उनका है एज एन इन्फेंट। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद द सैचल, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग मीन्स कंप्लेनिंग, क्राइंग ऑलवेज, जिसको स्कूल नहीं जाना है, विद द सैचल, सैचल मीन्स स्कूल बैग, है ना। तो सबसे पहले तो वो इन्फेंट है, और इन्फेंट जब वो बड़ा होता है तो वो स्कूल जाने लगता है, छोटा बच्चा जिसे बिल्कुल स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है और रोते रहता है। एंड द वाइनिंग स्कूल बॉय, है ना, रोते हुए वो स्कूल जाता है, विथ हिज सैचल, विथ हिज सैचल मीन्स विथ हिज बैग। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, और उसका फेस जो है एकदम शाइन है, शाइन मतलब रगड़ रगड़ के नहलाया है उसकी मम्मी ने उसको। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग लाइक स्नेल मतलब ये जो बच्चा है धीरे धीरे चल रहा है, वो जाना नहीं चाहता है स्कूल, लेकिन जाना पड़ रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे जा रहा है। अनविलिंगली टू स्कूल, है ना, अनविलिंगली मतलब बिल्कुल उसके जाने की इच्छा नहीं है, बट जा रहा है। तो यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हो गया है, क्रीपिंग लाइक स्नेल, ये आपका सिमिली आ जाता है। एंड देन द लवर, अब ये सेकेंड स्टेज तो हो गया स्कूल बॉय का, अब ये हमारा आता है थर्ड स्टेज। एंड देन द लवर sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. And then the lover मतलब अब जो है थोड़ा सा वो टीनेजर के रूप में आ गया। अभी टीनेजर में ये लव वगैरह अफेयर करना बहुत ही कॉमन चीज हो गई है, आपको लगता है कि वही सब कुछ हो गया है। तो ये एज ए लवर यहाँ पे जो अपना रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे उस बताया गया है कि लवर जो है ही साइज लाइक फर्नेस, साइज लाइक फर्नेस मतलब आहें भरना, लंबी सांसें लेना, आहें भरना। और क्योंकि ये एज जो होता है कि खून में बहुत गर्मी होती है, कहते हैं ना गर्मी होती है खून में, इसीलिए फर्नेस वर्ड यूज किया गया है कि हीट, हॉट होते हैं। तो साइंग लाइक फर्नेस विथ अ वूफुल बैलेड, विथ अ वूफुल बैलेड, बैलेड मीन्स सॉन्ग्स, वूफुल मीन्स सैड सॉन्ग्स। अब वो सैड सॉन्ग गा रहा है, किसके लिए गा रहा है, अपनी लवर के लिए। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, मिस्ट्रेस आईब्रोज मतलब अपनी जो भी उसकी लवर है उसकी आंखों में देखकर बहुत ही दर्द भरा है उसकी आंखों में, और वो उसके लिए उदास गाने, उदास होकर उदास ही गाने गा रहा है। देन अ सोल्जर, अब नेक्स्ट एज जो है उसका सोल्जर बन गया है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। अब वो सोल्जर बन गया है, अब थोड़ा सा बड़ा हुआ है, थोड़ा सा मेच्योरिटी आ गई है, अब वो सोल्जर बन गया है। और सोल्जर अगर बन गया तो कस्में वादे बहुत सारे होते हैं वैसे, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, कस्में खाने लगते हैं। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और बिल्कुल भी एक लेपर्ड की तरह है, पार्ड यहाँ पे मीन्स लेपर्ड, पूरे लेपर्ड की तरह है, लेपर्ड की तरह दिखता है, अपने आप को उसने वैसा बना लिया है। जेलस इन ऑनर, और वो हर एक चीज को नोटिस करता है कि कौन उसके लिए क्या कह रहा है, कौन उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और अगर उसको कोई बात गलत लग रही है तो वो इमीडिएटली बोल देगा कि ये चीज गलत है, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन मतलब इमीडिएटली वो आग बबूला हो जाएगा अगर कोई उसके सामने कुछ गलत हो रहा है, तो बहुत जोश रहता है इस एज में। तो इसीलिए कहा गया देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन। ये एडल्टहुड जो बोलते हैं ये वो पार्ट आ गया है। इवन इन द कैनन्स माउथ मतलब अब ये जो सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ मतलब कि अगर कैनन मतलब एक तोप होता है, तोप अगर किसी के ऊपर चलाया तो सामने वाला पूरा का पूरा उड़ जाएगा। तो यहाँ पे कैनन का मतलब है खतरा, डिफिकल्ट टाइम्स, या फिर डेंजर हम बोल सकते हैं। तो ये जो सोल्जर है जो लेपर्ड की तरह है, जो अपने ऑनर के लिए लड़ सकता है, किसी से भी छोटी छोटी बात पर क्वारल कर सकता है, आग बबूला हो सकता है, तो अगर उनको डेंजरस सिचुएशन में भी रखेंगे तो भी वो अपने आग को ठंडा नहीं होने देंगे, वो उस वक्त भी भड़क जाएंगे अगर उन्हें सही नहीं लगा कोई बात तो। एंड देन द जस्टिस, और फिर अब इसके सोल्जर के बाद वाला जो स्टेज है वो अब मैच्योर्ड हो गया है पर्सन, इसीलिए कहा गया है एंड देन द जस्टिस मतलब अब उसे सही गलत पता चल रही है, उसे पता चल रहा है कि कब उसे कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। इन फेयर राउंड बेली, इन फेयर राउंड बेली मतलब अब उसके तोंद बाहर निकल चुकी है, पेट बाहर निकल चुका है। विद गुड कैपन लाइंड, गुड कैपन लाइंड मतलब अब पेट बाहर निकला है, मतलब अच्छा खासा उसने खाया है, फैट्स जो भी खाना खाया है भर भर के, तो उसका पेट जो है दिखने लग गया है। विथ आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अब और सीवियर आईज है मतलब सिंसियरिटी दिख रही है आंखों में,
या सीरियसनेस दिख रही है आंखों में, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और अच्छे से उसने दाढ़ी बनाई है और फॉर्मल दिखने के लिए, जैसे मे बी कोई ऑफिस गोअर होता है ना, किस तरह से फॉर्मली बिहेव करना है, लोगों के बीच में कैसे रहना है, कैसे हमको लोगों के साथ बात करनी है। तो ये फॉर्मल जो है वो इसमें आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है, एडल्टहुड के बाद में जो हम बोलते हैं मिडिल एज, ये वो पार्ट आ गया है। फुल ऑफ वाइस सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। फुल ऑफ वाइस सॉज मीन्स सेइंग्स, और सिर्फ अच्छी बातें करता है। नॉलेजेबल, वाइस मतलब नॉलेजेबल टॉक्स, पूरी तरह से नॉलेजेबल, क्योंकि अब वो इतना बड़ा हो गया है, मिडिल एज में आ गया है, तो अब मैच्योर हो गया है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए हैं बचपन से लेके अब तक उसको, तो अब सही गलत का पता चलने लग गया है, नॉलेज भी उसकी इंक्रीज हो गई है, एक्सपीरियंस बढ़ गया है, तो अब उसकी बातों में साफ पता चलता है कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितनी नॉलेज है उसमें। सो फुल ऑफ वाइस सॉज, लेकिन तोंद तो बड़े ही, पेट तो भले ही बाहर आ गई है, लेकिन वाइस सॉज है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और वो एग्जाम्पल्स देते हैं मॉडर्न एग्जाम्पल्स, मॉडर्न इंस्टेंसेस के, तो ये एक अच्छी बात है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इसमें वो अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटलून, और अब जो सिक्स्थ एज है वो क्या हो गया, अब मैच्योर होने के बाद में एक उम्र आ जाती है जब वापस से शरीर उतर जाता है, पतला होने लगता है, यानी कि द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटलून। पेंटलून मतलब पैंट्स, लीन पतले से, स्लिपर्ड चप्पल पहन के, जो पतली पतली ढीली ढीली पैंट और चप्पल पहन के जो चलते हैं आदमी। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, और नाक पे चश्मा लगा हुआ है और साइड में पॉकेट लगाया हुआ है। हिज यूथफुल होर्स वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस। तो अब जो उसका यूथफुल होर्स है, होर्स मतलब जो सॉक्स या पैंट्स जो टाइट फिटिंग वाले पहले पहनता था, अब पहले तो जब शरीर अच्छा था तब जो भी पैंट्स वगैरह पहनता था एकदम फिटिंग में आती थी, उसको टाइट फिटिंग में आती थी। और वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, और उसने जो भी कमाया वो उसने उन कपड़ों में जो खर्चा किया, लेकिन अब क्या हो गए, वो सारे के सारे कपड़े जो है उसके लूज हो गए। क्यों? क्योंकि उसके पैर पतले हो गए हैं, उसका शरीर जो है पतला पड़ गया है, तो उसने जो भी कपड़े, उसने जो अपने साइज के, उस वक्त जब उसके पास अच्छा खासा बिल्डअप था बॉडी का, तो उसने जो साइज के कपड़े बनाए थे अब उसको वो लूज हो गए हैं। श्रंक शैंक, शैंक मतलब जो नीज और एंकल के बीच का पार्ट जो होता है, हमारे पैर के नीचे का पार्ट, थाइस के नीचे का पार्ट। एंड द बिग मैनली वॉइस, और जो बड़ी सी उसकी जो आवाज हुआ करती थी मैनली वॉइस, अब वो भी श्रंक हो गई है, वो भी धीमी पड़ गई है, लो हो गई है। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, अब क्या जो है, अब ये जो है वापस से टर्न हो रहा है टुवर्ड्स चाइल्डिश, धीरे धीरे चाइल्डिश लेवल की तरफ आ रहा है। ठीक है, ट्रेबल मतलब यहाँ पे कमजोर, 3 गुना कमजोर, मतलब पहले जब बचपन में जब उसकी आवाज निकलती थी रोने की, वो जितने जोर से होती थी उससे 3 गुना कमजोर है अभी की ये आवाज। और जब वो बोलता है इस बुढ़ापे में, इस एज में आने के बाद जब वो बोलता है, तो उसके बोली में विसल्स की आवाज आती है, मे बी कि जैसे समझो दांत वगैरह टूटने लग गए हैं तो प्रॉपरली बोला नहीं जाता है ना, तो पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, तो बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे कि सीटियां बज रही है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और अब जो लास्ट सीन है जो इस पूरे इवेंटफुल हिस्ट्री को खत्म करने वाला है, वो है इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, ये दूसरा बचपना है ना। एंड मियर ऑब्लिवियन, सांस टीथ, सांस आइज, सांस टेस्ट, सांस एवरीथिंग। तो ऑब्लिवियन मतलब एक ऐसा स्टेट आ गया है उनका जब उनको आसपास में उनके क्या हो रहा है उसका कुछ कॉन्शियसनेस ही नहीं है, मतलब अब अनकॉन्शियस हो गया है। जैसे छोटेपन में, बचपन में 1-2 साल के बच्चों को पता ही नहीं चलता है आजू बाजू में क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं है उन चीजों से, उनको सिर्फ अपना खाना पीना से मतलब है। तो वैसे ही ये जो सेकेंड चाइल्डिशनेस है, जब मुंह से आवाज नहीं निकल पाती है, तो ये जो है ऑब्लिवियन हो गया है, एक ऐसा स्टेट हो गया है जब उनको कुछ नहीं पता चलता आजू बाजू में क्या हो रहा है। और अब जो है उनके दांत भी नहीं रहे, सैंस मतलब विदाउट, ठीक है, अब दांत नहीं रहे, आंखें भी कमजोर हो गई है या नहीं के बराबर है, टेस्ट नहीं आता है कोई भी चीज खाने में, और कुछ भी चीज समझो उनको नहीं समझ आता है या नहीं है उनके पास में। तो ये मेरा पोएम तो यहाँ खत्म हो गया है। अब मैं चलती हूँ सीधे इसके फिगर्स ऑफ स्पीच का, मैं पहले यहीं पे पोएम में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच करा देती हूँ।
अब जैसे कि पूरी पोएम मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको मुझे फिगर्स ऑफ स्पीच कराना है। और फिगर्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं इस पोएम में। तो सबसे पहले तो ये 2 लाइन जो है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, ये आपका मेटाफर है, क्योंकि इम्प्लिसिट कंपैरिजन है। वर्ल्ड को इम्प्लिसिटली स्टेज कहा गया है और मेन एंड वुमेन को इम्प्लिसिटली प्लेयर्स कहा गया है। सो दिस इज अ मेटाफर। अब ये 3rd लाइन है, दे हैव द एग्जिट्स एंड द एंट्रेंसेस, ये ई राइट। तो ये आपका हो जाता है एलिट्रेशन, और एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस और इन्वर्शन भी है, आप उसको दे हैव देयर एंट्रेंसेस एंड देयर एग्जिट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको पहले बताया था, ये लाइक क्योंकि वर्ड आ गया है यहाँ पे, तो इसको हम बोल सकते हैं सिमिली, बिकॉज हियर द बॉय इज कंपेयर्ड लाइक अ स्नेल और द बॉयज वॉक इज कंपेयर्ड लाइक अ स्नेल। फिर अब नेक्स्ट आप ले लो साइंग लाइक फर्नेस, यहां पर भी ये सिमिली आ गया है। ठीक है, साइंग लाइक फर्नेसेस, ये सिमिली आ गया है। द साई इज जस्ट लाइक अ फर्नेस, इट्स कंपेयर टू अ फर्नेस। द साई ऑफ द यंग बॉय इज कंपेयर टू अ फर्नेस। विथ अ वोफुल बैलेड, अगर ये मैं पूरा सेंटेंस लेती हूँ वापस से, साइंग लाइक फर्नेस विथ अ वोफुल बैलेड, तो ये आपका हो जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्यों ट्रांसफर्ड एपिथेट? वोफुल इज योर एडजेक्टिव। अब वोफुल मीन्स व्हाट? सैड, राइट। सैड कौन है? बॉय है, लेकिन सैड किसके साथ यूज किया गया है? सॉन्ग के साथ में। तो जो एडजेक्टिव हमको नाउन के साथ में यूज करना चाहिए, वो एडजेक्टिव हमने दूसरे नाउन के साथ यूज किया है, राइट। इसीलिए इसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट भी कहेंगे। सो साइंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड, हम सीधे विद अ वोफुल बैलेड को भी हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहेंगे। ठीक है, अगेन नेक्स्ट 2 लाइन के बाद में यहाँ पे फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, अगेन यहाँ पे बियर्डेड लाइक द पार्ट, लाइक वर्ड आ गया है, तो ये आपका हो जाता है सिमिली। फिर देखो नीचे क्विक इन क्वारल, सो जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, अगर सिर्फ क्विक इन क्वारल दिया तो भी ये आपका हो जाता है एलिट्रेशन, क्योंकि द साउंड ऑफ द लेटर क्यू इज रिपीटेड फॉर प्लीजिंग इफेक्ट। इवन इन द कैनन्स माउथ, अगर मैं ये सेंटेंस लेती हूँ इवन इन द कैनन्स माउथ, तो कैनन यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? डेंजरस सिचुएशन के लिए। तो डेंजरस सिचुएशन को हमने कैनन कहा गया है, तो दिस इज अगेन मेटाफॉर, right? Even in the cannon's mouth, this is metaphor. Implicit comparison is made between dangerous situation and the cannon. His youthful horse well saved a world too wide, अभी his youthful horse यहाँ पर हम well saved a world too wide, ये www जो हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो ये alliteration हो गया है, w रिपीट हो रहा है ना, well, world, wide, ww लेटर रिपीट हो रहा है, तो the sound of the letter w is repeated. Then next for his shrunk shank, इसको भी आप alliteration ले सकते हो, ss, the sound of the letter s is being repeated. That ends the strange eventful history, ends eventful, ये आपका e alliteration यहाँ पे दे सकते हो. Then last line sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything, ये repetition दे सकते हो यहाँ पे. तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब मैं इसका जो वर्कशॉप है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इसके आंसर्स वगैरह मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।